तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें ज्यादातर क्या होता है, मतलब ये लगा लो कि हमें आयनिक में पीएच से ही डील करना है, ठीक है, तुम्हें पीएच से ही डील करना है। तो अब देखो पीएच से अगर डील करना है तो हमारा देखो सबसे पहले हमें किसके लिए निकालनी है, एक वीक एसिड है मान लो, ठीक है, उस वीक एसिड के लिए अगर अब हमें अगर मुझे पीएच निकालनी है तो इनडायरेक्टली मुझे किससे डील करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन से, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन से डील करना होता है मुझे। तो जो H प्लस है देखो वीक एसिड के केस में हमारे H प्लस की वैल्यू होती है अंडर रूट के ए सी, ठीक है, आई वहीं से जनरल डेरिवेशन से, क्योंकि अभी टाइम नहीं है जनरल डेरिवेशन करने का डिराइव, तो इसलिए डायरेक्ट ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसके लिए मेरा क्या होगा, वीक एसिड के लिए मेरा फॉर्मूला H प्लस का क्या बन गया, अंडर रूट के ए सी, ठीक है। ये तुम्हारा कैसे यूज हो जाएगा, मान लो तुम्हें गिवन है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड गिवन है, ठीक है, और तुम्हें उसका के ए पता है कितना होता है 10⁻⁻⁵, तो तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, के की कितनी हो जाएगी 10⁻⁵, सी की 10⁻⁻1, तो अंडर रूट 10⁻⁻6 हो जाएगा, और वो क्या हो जाता है 10⁻⁻3। तो मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई 10⁻⁻3। उसके बाद क्या हो गया, पीएच क्या हो जाता है मेरा माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा 3, तो मेरी पीएच क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अगर वीक एसिड का खाली वीक एसिड है मेरा सॉल्यूशन में तो ही लगेगा ये बात ध्यान रखना। अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, ठीक है, मिक्सचर है जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड भी और वीक एसिड भी है, तो उसको हमें कैसे करना है, देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाता है वीक एसिड भी है, तो उसमें देखो आयनिक आयनिक लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो तुम्हें पता ही है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मैं कोई वीक एसिड डाल देता हूँ तो मेरे वीक एसिड पर क्या कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड उसके अंदर एक कॉमन आयन होता है जो कि उसको बैकवर्ड रिएक्शन में ले जाता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर अब मुझे मान लो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड एक HCl है, ठीक है, वीक एसिड मेरा एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये तुम वाटर भी ले सकते हो, वीक तो वाटर वाटर तो हमेशा ही होता है, तो इसका मतलब हमेशा जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का केस गिवन होता है वो इनडायरेक्टली भी तुमसे वाटर की बात भी कर रहा है, साथ में वाटर ही है, ठीक है। मैं फिर भी दो अलग अलग एसिड्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि एसिटिक एसिड का मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, एसिडिक एसिड की अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा की वैल्यू ये नहीं होती जो हम जनरल फॉर्मूले में निकालते हैं। तो इस केस में जब हमारा कॉम्बिनेशन ये होता है, आवाज नहीं आ रही किसी को, एक बार बता दो आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या, बता दो। राशिया आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबको आ रही है आवाज, आप एक बार चेक करो। और ये अपना नाम ओरिजिनल रख के आओ, जो तुम्हारा असली नाम है, असली नाम अच्छा नहीं है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, अगर मैं उस केस में एसिटिक एसिड की अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मेरा जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्फा का ये वो नहीं लगता, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा डिक्रीज हो जाता है और उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है अल्फा डैश, और वो क्या हो जाता है Ka/C2। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मेरा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का है तो अल्फा का जो मेरा नॉर्मल फॉर्मूला होता है वीक एसिड का ये वाला वो नहीं लगता, मेरा क्या लग जाता है Ka/C2, ये डायरेक्ट लग जाता है, ठीक है। मतलब Ka क्या होता है मेरा, मान लो एसिडिक एसिड का ही के की वैल्यू 10⁻⁵ होती है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है ये डाल रखा है HCl मैंने 0.1 लिया, तो अगर मैं अब एसिटिक एसिड का अल्फा निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁵/0.1, मतलब मेरा क्या आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, वो मेरा अल्फा आ जाता है उसके लिए, ठीक है। अब बात आ रही है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा मेरा, देखो H प्लस की कंसंट्रेशन एक तो मेरी डायरेक्ट आएगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक इसकी वजह से आ जाती है वीक एसिड की, वीक एसिड का मैंने तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूला क्या हो जाता है C अल्फा होता है H प्लस के लिए, ठीक है। तो C अल्फा होता है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम Ka/C2, तो ये मेरा क्या हो गया C2 मेरा क्या है
कंसंट्रेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सी अल्फा डैश क्या है, कंसंट्रेशन ड्यू टू वीक एसिड। तो अब देखो केस 1 2 3 क्या है, मतलब क्या है कि अगर मेरा C2 जो है, ये मतलब जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, उसकी कंसंट्रेशन वीक एसिड के मुकाबले में, जो मेरा वीक एसिड है, कंसंट्रेशन 10 टाइम से ज्यादा है, ठीक है इसकी, तो हम क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर दोनों की लगभग सेम है तो दोनों लेते हैं, लेकिन अगर मान लो इसकी छोटी है C2 की एज कम्पेयर टू इससे, तो हम किसकी लेते हैं, खाली इस वाटर वाले की, या जो वीक एसिड होता है उसकी लेते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो मतलब क्या हो गया, सुनो, मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, वैसे मुझे आंसर दो। 10 रेज टू पावर, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 10 रेज टू पावर -2 मोलर HCl है, इसकी पीएच बताओ, तो क्या होगी, जल्दी फटाफट बताना। ठीक है, 10 रेज टू पावर -2 मोलर HCl की पीएच क्या होगी, ये हम डायरेक्टली समझ लो कि वाटर में बात कर रहे हैं, और हमें पता है वाटर एक वीक एसिड होता है, ठीक है। अब एक बार बता दो, 10 रेज टू पावर -7 मोलर HCl की पीएच क्या होगी, 10 रेज टू पावर -7 मोलर पीएच HCl की पीएच क्या होगी, जल्दी बोलो। क्या होगी, तो ये ध्यान रखना कि अगर तुमने 7 बोल दिया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, और हमें पता ही HCl है, HCl मतलब एसिड, एसिड की इज्जत तो रखनी पड़ेगी। इज्जत मतलब क्या हो गया, उसकी पीएच 7 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 से कम होनी चाहिए HCl की पीएच। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हमें वो निकालना पड़ता है आयनिक इफेक्ट करके, कितना हमारा आयनिक कॉमन आयन इफेक्ट लगा, उससे बैकवर्ड में जाके निकालना होता है, ठीक है। वो तुमसे इतनी मुश्किल मुश्किल फॉर्मूलेस नहीं पूछता, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारी थोड़ी सी, उसके अंदर हमारी बाइनरी इक्वेशन बन जाती है। तो उसके अंदर वो क्या पूछेगा, तुम्हें देखो 4 ऑप्शन देगा, 10 रेज टू -7 मोलर HCl दिया, एक तो तुम्हारा सबसे पहला ऑप्शन दे देगा 7, दूसरा दे देगा 8, ठीक है, तीसरा दे देगा 4, चौथा देगा तुम्हें वो 6.8 या 6.99, मतलब कुछ ऐसा देगा जो बिल्कुल 7 के पास होगा, ठीक है, 6.99 दे देगा, 6.98 दे देगा, तो आंसर तुम्हारा यही होगा 6.98 या 99, मतलब जो बिल्कुल लगभग अप्रोक्स 7 होगा। लेकिन बस हमने ये लगा लो कि जब कैलकुलेट करते हैं तो यही आता है, लेकिन इसके लिए हमारी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसका आंसर ये कैसे आया, क्योंकि ये समझ लो 10⁻⁻7 से अगर हम बात करें तो वो 7 आना चाहिए, अगर माइनस लोग 7 करे, ठीक है, -7, तो हमारा पीएच 7 आना चाहिए। लेकिन हमें पता है एसिडिक है वो, भाई एसिडिक का मतलब क्या, तुम उसकी इज्जत तो रखोगे ना थोड़ी, इज्जत मतलब क्यों, क्योंकि एसिडिक की पीएच हमेशा 7 से कम होती है, तो उसकी 6.98 के आसपास हो जाती है, क्योंकि वाटर भी पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, जब हम H+ की काउंट कर रहे होते हैं, मतलब ये वाली चीज भी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें काउंट करना होता है, 7 कभी ना लिखाना। अगर वो 10⁻⁸ मोलर HCl की भी पीएच बोल रहा है तो वो भी 7 नहीं हो सकती, 7 से कम ही होगी, मतलब जो 7 के आसपास दे रखी होगी वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगर मेरे 2 वीक एसिड्स है, मान लो मैंने 2 वीक एसिड्स को ऐड किया है, ठीक है, तो अगर मैंने 2 वीक एसिड्स को ऐड किया है, हाँ वाटर भी डिसोसिएट करता है, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर उसकी 10 टाइम से कम हो उसकी कंसंट्रेशन जो हमारा एक्चुअल एसिड है, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आंसर में इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर लगभग सेम कैटेगरी में हो जाती है तो हो जाता है, ठीक है। घर एक बार सब घर पर जाकर 10⁻⁻7 मोलर का लॉन्ग मेथड से जो तुम्हें आता है, ठीक है, उससे करके देखना क्या आएगा, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। 6.99 या 98 या 0.8 के आसपास कुछ मिलेगा, ठीक है। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो 4 ऑप्शन में ऐसे देगा ही नहीं कि एक में 6.9 दे रहा है, एक में 6.8 दे रहा है, ऐसा नहीं देगा वो, ठीक है। वो तुम्हारा कंसेप्ट देखना चाहता है, मैथ्स नहीं देखना चाहता इस टाइम, ठीक है। अगला क्या, अगर हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीक एसिड है 2 मेरे पास, उनको मैंने मिक्स किया है और मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √Ka1C1 + Ka2C2, मतलब
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1 और उसके कंसंट्रेशन प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 2 इनटू उसकी कंसंट्रेशन, ये मेरी क्या आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। फिर पीएच निकालना हो तो माइनस लॉग ऑफ जो भी कंसंट्रेशन आएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे सीधा आंसर आता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो अगला क्या बात आई सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा चला जाता है, वो सिंपल होता है। देखो सबसे पहले क्या है 10⁻⁻14 है, ठीक है, ये हमें पता है कि अगर वाटर का हम क्या देखते हैं, देखो केडी वाटर के केडी की वैल्यू इतनी होती है, जरूरत नहीं है याद रखने की। के डब्ल्यू, ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ये याद रखना। और टेम्परेचर भी फिक्स होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है 10⁻⁻14। ठीक है, तो हमारी H प्लस और OH माइनस की वैल्यू क्या आ जाती है 10⁻⁻7। ठीक है, वाटर की अल्फा की वैल्यू ये याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। एक बात ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, याद रखो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरा जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। देखो अभी क्या है 25 पे क्या है 10⁻⁻12, ठीक है, 90 डिग्री पे करूंगा तो मेरी हो जाती है 10⁻12 हो जाती है, 25 डिग्री पे 10⁻14 है। ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो मेरा जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 12 तक रह जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 690 से और बढ़ाऊंगा तो मेरे पीएच स्केल और छोटा हो जाएगा। मतलब वैसे 25 डिग्री पे 0 to 14 होता है, 90 डिग्री पे 0 to 12, और अगर मैं और बढ़ा दूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा के डब्ल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, के डब्ल्यू मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज, H प्लस और OH की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस और OH की मेरी कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻7 होती है। अगर मैं 90 डिग्री पे निकालूंगा 90 डिग्री पे तो वो मेरी होती है 10⁻6 होती है। ठीक है, ये तुम्हें बड़ी हुई दिख ही रही है, नेगेटिव वैल्यू है तो वो बड़ी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा के डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, और मेरा क्या होगा पीएच की वैल्यू क्या हो गई है कम हो गई है। ठीक है, 0 से 12 का स्केल रह गया बस। ठीक है, अब अगला क्या, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर है तो वो तो वही केस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड जो मैंने भी ऊपर कराया था। तो उसकी कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, C2 और C अल्फा डैश हो जाता है, वो जो मैंने ऊपर बताया था। अल्फा डैश मेरा क्या होता है यहाँ पर K, जो वाटर का K है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका क्या आ जाएगा C2। ये मैंने ऊपर भी अभी कराया था, वाटर भी एक तरह से वीक ही एसिड है। ठीक है, तो अब अगले पे चलते हैं। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयनिक को हमें पहले समझ लो, कंसेप्ट पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब अगला क्या है, देखो अगर मेरा वाटर और एक वीक एसिड है, ठीक है, हम जनरली वीक एसिड को अगर वाटर में डालते हैं तो हम वाटर का मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है जो वीक एसिड भी हमने लिया उसका वाटर से भी कम होता है, तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है। वैसे ओरिजिनल में अगर हमें दोनों की निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनता है कि A1 C प्लस KW। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है याद करने की, जो इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ पीएच ऑफ 100 मोलर HCl सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, तो ये तुम्हारी अगर तुम नॉर्मल करोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी -2। ठीक है, और हमारा जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक ही होता है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं ऑप्शन में या तो अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। अगर आंसर 0 होगा तो तुम उसको 0 करोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में नॉट डिटरमाइंड है तो पहली प्रेफरेंस तुम्हारी ये होगी, क्योंकि हमारा पीएच स्केल नेगेटिव में होता ही नहीं है तो हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कर देते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अब बात आती है, देखो कहाँ गई, अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ एक वीक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है, एक केस बचा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, तो उससे मेरा क्या होते हैं दो चीजें बन सकती है। ठीक है, एक केस क्या हो सकता है कि मेरा जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो, मतलब क्या हो गया वो करता धरता है पूरा, उसी के पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, मतलब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो मेरा पूरा जो सेटअप होगा सिस्टम कैसे एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। मतलब अगर मैं मान लो
एक एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने लिया एसिटिक एसिड, साथ में मैंने क्या लिया NaOH, तुम्हें पता है ये वीक एसिड है, प्लस मैंने क्या लिया NaOH, ये क्या मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर अब मैं इसमें इसको लिमिटिंग रिएजेंट लेता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट, तो मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा खत्म हो जाएगा और मेरा क्या सारा का सारा क्या बचेगा उसके अंदर रिएक्शन के अंदर, बेस, तो मेरा जो सिस्टम हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हमारे बेस को लिमिटिंग रिएजेंट लेता हूँ, समझ रहे हो, बेस को अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट लेता हूँ तो मेरा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, बफर की तरह। तो ये बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मेरा बफर बनता है, सही बात है, और वो भी एसिडिक बफर, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक्स्ट्रा क्या होती है, मेरा NaOH क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट, तभी होगा। अगर मेरा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो वो बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो मेरा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और मेरा बफर का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, pH = pK प्लस log ऑफ कॉमन आयन डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो मैंने एसिड लिया, ठीक है। याद रखना कॉमन आयन हम इसलिए लिख देते हैं, कॉमन आयन कई बार देखो मेरा क्या हो जाता है, मैं बात कर रहा हूँ मान लो इसकी CH3 COO ट्वाइस Ca, ठीक है, मतलब कुछ अगर मेरा ऐसा बन गया, ठीक है, ये मेरा बन गया, ठीक है, तो मेरा कॉमन आयन इसके अंदर ये है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन तुम्हें दिख रही है डबल है, तो यहाँ पर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन डबल ली जाती है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमन आयन ही लिख देते हैं ताकि तुम्हारे याद रहे कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है हमें, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की नहीं, आयन की। आयन में हमारा आ जाता है कि हम ये भी चीज देख पाते हैं, कई बार कई जगह पे तुम्हें कॉन्जुगेट बेस दिख जाएगा, उसमें फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी वैल्यू आई है जो मेरा कॉमन आयन है, ठीक है। अगर तुम ऐसे याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि मुझे इसको भी देखना है। अगली बात क्या आती है, मुझे बफर रेंज क्या होती है मेरी, बफर रेंज बहुत सिंपल होता है फॉर्मूला, कि बफर रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, pH = pKa ±1, मतलब मान लो कोई मेरा बफर बन गया, ठीक है, बफर की जो रेंज होगी pH की, मान लो मेरा pKa क्या गिवन है, pK मेरा है 7, ठीक है, तो मेरी जो pH उसकी होगी वो 6 और 8 के बीच में ही रहेगी। बफर का मतलब यही होता है जो pH चेंज ही नहीं होने देता, ठीक है। अगर कोई मुझे बोल दे कि मुझे pH रेंज बताओ किसकी, बफर की, जिसके अंदर मेरा एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड का pK क्या होता है मेरा 5 होता है, ठीक है, तो 5 हो गया, तो मेरी जो pH रेंज होगी वो उसकी होगी 4 से लेके, ठीक है, तो मेरी वो pH रेंज क्या हो गई 4 से लेके 6 तक, ठीक है। तो pH रेंज डायरेक्टली कई बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अगली बात आती है कि हम बफर कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है बफर बनाने का तरीका। देखो सबसे पहला तरीका तो हो गया कि हमने क्या लिया, जो नॉर्मल था, जो भी मैंने ऊपर बताया ही था, कि एक वीक एसिड ले लूं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं जो कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा मेरा, देखो 0.1 मोलर लिया, 0.1 मोलर लिया, ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 100 ml, और ये क्या 10 मिलीमोल्स हो गए, ये क्या हो गया 5 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है, तो मेरे 5 बच जाएंगे और ये मेरा खत्म और ये मेरे 5 बन जाएंगे। तो अभी मेरा केस कौन सा बन गया, बफर का, क्योंकि बफर में मेरा क्या होना चाहिए, एक कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसका वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, तो अभी मेरा कॉन्जुगेट वो मेरा क्या बनता है, बफर सॉल्यूशन बनता है। अगला मेथड क्या है कि हम कैसे बना सकते हैं बफर, एक और मेथड है, हम एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, ठीक है, मतलब मैं एक क्या कॉन्जुगेट बेस ले लूंगा, ठीक है, किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो CH3COO- मेरा वीक एसिड से आया और Na+ मेरा स्ट्रॉन्ग बेस से आया, ठीक है, तो उसका मैंने एक ले लिया कॉन्जुगेट बेस, साथ में क्या ऐड कर दूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होगा, ये मेरा 10 था, ठीक है, ये मेरा 5 था, ठीक है, तो ये मेरा 5 के 5 खत्म हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, देखो एंड में वही मिल गया मुझे, एक कॉन्जुगेट बेस बच गया और एक उसका एसिड बच गया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा केस क्या बन गया, बफर का। बफर बनाना है तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर एक वीक एसिड बनना चाहिए और एक उसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वीक एसिड और एक उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, तो ये उसकी कंडीशन ही होती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, देखो बात आती है बफर एक्शन की, ठीक है, बफर एक्ट कैसे करता है तुम्हें पता ही है। बफर का काम क्या होता है, वो इनडायरेक्टली जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे क्या मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड को इनडायरेक्टली वीक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बफर का काम क्या होता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो ये नहीं है कि अपने H+ देता है, वो क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था जो उससे H+ आ रहे थे ना, उसको मार मार के अंदर भेज देता है वापस
और मतलब इनडायरेक्टली वो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो ज्यादा H+ उसे छोड़ने ही नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और जो मेरी pH हो जाती है वो ज्यादा चेंज नहीं होती, मतलब उसके अंदर चेंज ही नहीं होता ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन गया, तो वीक एसिड बनने की वजह से क्या हो गया, अब pH में ज्यादा चेंज नहीं आ। अगला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, सोल्ट्स। इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसके अंदर 3 फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने। अगर मेरा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो मेरा KH होता है, KH क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, उसका फॉर्मूला KW/Ka होता है, और KW/Ka को मैं Kb भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरा उसका H क्या होता है, देखो H मतलब एक तरह से अल्फा की तरह ही है, ठीक है, वो भी कौन वही बताता है, डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो उसका जैसे अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, √Ka/C होता था, ठीक है, Ka/C होता था, तो H का फॉर्मूला क्या होता है, √KH/C, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा। उसके pH का फॉर्मूला क्या होता है, pKw + pK + log C। तो ये pH का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें अब तक याद हो भी चुका होगा क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में भी अच्छे से छपा ही हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर डायरेक्ट जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो एक याद रख लो, तो KH क्या हो जाएगा, KW/Kb, और KW/Kb मेरा Ka होता है। H क्या हो जाएगा, √KH/C, ठीक है। pH क्या हो जाता है, pH में फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पे सारे क्या आते हैं प्लस में, यहाँ पर क्या है ये माइनस में, ठीक है। शायद यहाँ पर भी प्लस आएगा, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे शायद प्लस आएगा, ठीक है। तो अगला देखो, नहीं नहीं माइनस ही होगा, ठीक है ठीक है, माइनस ही होगा। अगला क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है। तो KH क्या हो जाएगा, KW/Ka × Kb। तो H क्या होता है, देखो ये बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें वो 3 दे देगा केसेस जिसमें 3 होंगे, वीक एसिड वीक बेस के 3 पेयर दे देगा, ठीक है। वो पूछेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो किसकी ज्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो यहाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं है। देखो √KH आ रहा है, मतलब यहाँ C आया ही नहीं, जैसे इस केस में भी आ रहा था, इस केस में भी आ रहा था। तो तुम्हें क्या दे देगा कि तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन है वीक एसिड वीक बेस के, जिसके अंदर तुम्हें अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है, एक में 0.1, एक में 0.01, एक में 0.001, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, तो उसका क्या होगा कि तीनों में सेम होगी, क्योंकि जो H होता है वो √KH होता है। और अगर मेरे तीनों सेम है, बस उनकी कंसंट्रेशन अलग है, तो KH की वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है। तो मेरा H क्या हो जाता है, कांस्टेंट, उसकी pH का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है, देखो अगर अब हमें पहचानना है कि ये स्ट्रो जो इनका मेरा सोल्ट है, कोई भी मेरा सोल्ट है वो क्या है, तो बस उसको तोड़ दो। मान लो मुझे एक सोल्ट गिवन है और पूछ ले कि ये पानी में जाके एसिड सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक या न्यूट्रल, तो बस ध्यान रखना जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो इसकी अगर मैं पानी में डालूंगा तो ये मेरा सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा, इसमें मैं पानी में डालूंगा तो मेरा एसिडिक कर देगा। लेकिन अगर दोनों ही वीक हो तो क्या होगा, अगर मेरा के भी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों वीक है, के भी बड़ा है तो मेरा बेसिक हो जाएगा, के ए बड़ा है तो मेरा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कराऊंगा, उसमें दिख जाएगा तुम्हें, अभी तो मैं थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर अब हमारे से पूछ ले कोई पीएच बताओ डाइप्रोटिक की, ठीक है, तो एक बार तुम मुझे बताना, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 0.1 मोलर H2SO4 की पीएच बताओ, तो क्या ऐसे H+ की कंसंट्रेशन बता दो तो क्या होगी, एक बार बताना, फटाफट बता दो। 0.1 मोलर H2SO4 की H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखो इसके अंदर हमारा क्या होता है, अगर हमें पीएच निकालना है, मान लो डाइप्रोटिक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी अगर मैं मान लो डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है, जैसे मैंने H2SO4 का एग्जांपल ले लिया, मान लो पहला है तो वो H+ आसानी से दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अब वो थोड़ा वीकली दे पाता है, तो मेरा H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, H X+H, मतलब वो लगभग X के बराबर ही हो जाती है, क्योंकि जो मेरा Ka1 होता है वो बहुत बड़ा होता है Ka2 से, ठीक है। तो हमें दूसरे वाले H+ को देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसे ही केस क्या हो जाता है मेरा, अगर ट्राइप्रोटिक हो, तो ट्राइप्रोटिक में देखो क्या होता है, मैं ट्राइप्रोटिक की बात करूंगा तो उसमें भी वही केस होगा, क्योंकि मेरा क्या होता है, जो H+ ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि क्या हो जाता है उसका के ए बहुत छोटा हो जाता है,
तो मेरा जो H प्लस कंसंट्रेशन होती है जो होनी चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो लगभग एक्स के इक्वल ही हो जाती है। ठीक है, तो ये वाक्य तुम्हारे लिए इतना वो नहीं है, वो नहीं पूछता, फिर मैंने बता दिया। एम्फोटेरिक आयंस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि एम्फोटेरिक आयंस में क्या होता है, अगर मुझे पीएच निकालनी है तो मेरा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 pKa1 प्लस pKa2। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो लेकिन तुम्हें पहचानना होता है एम्फोटेरिक आयंस होते कौन से जो कि H प्लस दे भी दे और ले भी ले। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसके लिए पीएच बताओ तो तुम्हें कौन सी वाली पीके की वैल्यू लेनी है, तुम्हें जस्ट उसके पहले वाले की लेनी है और जस्ट उसके बाद वाले की। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान लो तुम्हें दे देगा H3PO4 आगे इतनों में टूट रहा है। ठीक है, पहले एक रिलीज किया फिर दूसरा फिर तीसरा, और हमें पता है ये जो बीच वाला है ये एम्फोटेरिक है, ये H प्लस लेके पीछे भी जा सकता है और H प्लस दे के आगे भी जा सकता है। तो अगर मुझे इसकी पीएच निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1/2 pKa1 इसके लिए 5 होता है और pK2 इसके लिए क्या होगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 6। मान लो मुझे बोल दे वो पीएच इस एम्फोटेरिक आयन की निकालो, तो मैं किन किन को ऐड करूंगा, इस वाली pKa को और इस वाली pKa को। तो ध्यान रखना जिसके बीच में घिरा हुआ है वो सोल्ट, तो उसके केस में हम उन्हीं की pKa लेते हैं। ठीक है, आप देखो अगर वो मान लो इसकी पी बोल देता, ये तो हमें पता है ये एम्फोटेरिक तो नहीं है क्योंकि पीछे तो जा सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता, तो ये तो हमारा क्या होगा सोल्ट। इसके लिए अगर निकालने हो, ठीक है, इस पार्ट के लिए तो हमें पता है एसिड है तो एसिड वाले फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक ही में वो कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी पीएच निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, थर्ड वाले की और इसकी भी निकालो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा केस है, मैंने इसलिए बोला था केसेस तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ देखो H2CO3 NaHCO3 और Na2CO3, ठीक है, ये तीनों सॉल्यूशन है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, खाली इन दोनों को, तो देखो ये मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन मेरा बन जाएगा बफर। बफर कैसे, ये क्या होगा देखो वीक एसिड, ये क्या होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये मेरा बफर का केस बन गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये भी मेरा देखो ये वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये भी मेरा बफर का बन गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मेरा देखो कैसा दो केसेस बन सकते हैं। तुम्हें केसेस को ही समझना, ये सारा केसेस का खेल है। देखो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया H2CO3 और Na2CO3, ये मेरा क्या हो गया, देखो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या बनाएगा 2NaHCO3 बनाएगा। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो अगर मेरा ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा बफर बन जाएगा, वही बात हो गई, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं ये लिमिटिंग हो जाता है, अगर ये लिमिटिंग हो गया तो तुम्हें यहाँ पे दिख ही जाएगा ये क्या बन गया एम्फोटेरिक बन गया। ठीक है, देखो H2CO3 है और ये NaHCO3 है। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा एम्फोटेरिक, और ये मेरा क्या बन जाएगा एम्फोटेरिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें केसेस को पहचानना सीखना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे। अगली बात क्या, सोल्युबिलिटी, मतलब सोल्युबिलिटी से लगा लो कि सबसे ज्यादा चांसेस है तुम्हारे क्वेश्चन आने के। ठीक है, मतलब सोल्युबिलिटी पे तो तुम्हें करके जाने ही जाने हैं प्रैक्टिस। तो सिंपल सा होता है, सोल्युबिलिटी कुछ भी नहीं है कि वो कितना टूट रहा है। हमारा एक क्या होता है इनसोल्यूबल सोल होता है, मतलब सेमी लगा लो, मतलब वो आधा सोल्यूबल, मतलब वो अधमरस है, मतलब वो मरना भी नहीं चाहता और जीना भी नहीं चाहता। तो वो क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो वो क्या हो गया देखो ये ए था, ठीक है, ये 0 0, ये A-S, तो ये कितना टूटेगा S और S। ठीक है, तो मेरा KSP क्या हो जाता है, ये देखो ये तो मेरा सॉलिड हो गया, सॉलिड का तो हम लेते ही नहीं है तुम्हें पता ही है। तो KSP क्या हो जाता है मेरा, बस जो मेरे आयंस है उनकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मेरा KSP क्या हो गया S²। ठीक है, तो मेरा S क्या हो गया √KSP। ये तब है जब मेरे क्या है ये दोनों मोनोवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आगे चेंज हो जाएगा, मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगा जब आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की बात करूं, ठीक है, कॉमन आयन है अगर मेरा, तो क्या हो जाता है देखो कॉमन आयन की प्रेजेंस में मेरा जो AgCl है वो देखो पहले तो वो नॉर्मली टूट रहा था, मतलब अपनी वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अपना बिंदास मेंटल जिंदगी। जैसे ही मेरा NaCl आ गया, ठीक है, देखो हम कैसे पता चलेगा वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, वैसे तो तुम्हें पता होना ही चाहिए जो जनरल होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें आइडिया कहाँ से लग जाता है, वो उसका क्वेश्चन में Ka या Kb की वैल्यू दे देता है। तो Ka या Kb की वैल्यू अगर उसने दे दी तो वहां से आइडिया लग जाता है कि वो वीक है। ठीक है,
जनरली, बाकी तुम्हें पता ही होता है। जिसके बारे में नहीं पता होगा वो तुम्हें ब्रैकेट में के ए या के बी दे देगा, तो वहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि वो वीक है, तभी उसका के ए या के बी गिवन है। ठीक है, अब देखो के एस पे मेरा अगर मैं नॉर्मल निकालता तो मेरा क्या होना चाहिए था, इसका जैसे हमने ऊपर किया था स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या NaCl डाल दिया। ये क्या है, हमारे बर्बाद करने आ गया हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, कॉमन आयन है, इसके अंदर कॉमन आयन क्या है हमारा Cl। ठीक है, Cl हमारा क्या कॉमन आयन। ठीक है, जैसे कॉमन आयन आ जाता है तो क्या लग जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये हमारा वापस की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले S थी अब क्या हो जाएगी S डैश। एस डैश क्यों हो गई, क्योंकि जो Cl था उन्हें कॉमन आयन लगा दिया। मान लो पहले 10 टूट रहे थे, अब 8 टूटेंगे, तो एस डैश मेरा क्या हो गया 8। अब अगर मैं के एस पी निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, के एस पी तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट रहती है, तो मेरा क्या हो जाएगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव की अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जब मैंने Cl नेगेटिव डाल दिया तो वो क्या हो जाएगी, देखो एक तो एस डैश, क्योंकि कॉमन आयन लगने की वजह से वो एस डैश हो गई है, और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगी एस डैश प्लस सी। सी मेरा क्या है, जो मैंने बाहर से डाला है। और तुम्हें अच्छे से पता है जो ये पहले ही बहुत बेचारा इतना गरीब था, बहुत कम टूट रहा था, मतलब अधमरा सा था, उसमें मैंने NaCl डाल दिया जो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके आने पे क्या हो जाता है, एस की एस बिल्कुल फुस हो जाता है, मतलब कि उसकी पुंगी बच जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है कि एस डैश क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मेरा जो के एस पी हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एस डैश इंटू सी। तो अगर मुझे अब एस डैश निकालना है तो मेरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया के एस पी बाई सी। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया। अगर मुझे नई सोलिबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगा, के एस पी तुम्हें पता ही होगा गिवन होगा, और सी किसकी कंसंट्रेशन है, जो हम बाहर से कॉमन आयन डाल रहे हैं, मतलब जो बाहर से हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसकी। ठीक है, अगला क्या आता है, साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी। अब साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी क्या है मेरी, ये क्या है कि जब एक ही शादी हो रही है हम दूसरे को भी उसके अंदर बीच में डाल दें, मतलब AgCl था वो अच्छा वाला टूट रहा था, उसमें हमने क्या किया AgBr भी डाल दिया। अब दोनों की एक ही मंडप में शादी होनी है, तो अब क्या होगा, देखो ये तो तुम्हें पता ही है। अब इसके अंदर देखो Ag प्लस क्या है, कॉमन आयन इस रिएक्शन के लिए, और Ag प्लस सी कॉमन आयन है इस रिएक्शन के लिए, तो जिससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कॉमन आयन लगा के रिएक्शन को रिवर्स में ले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी क्या हो जाएगी, नई सोलिबिलिटी आ जाती है एस डैश। ठीक है, तो वो निकालते कैसे है, देखो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले मेरा क्या था, Ag कितना आ रहा था मेरा S1 आ रहा था, और Cl कितना आ रहा था S1 आ रहा था। ठीक है, अब मैंने AgBr डाल दिया, अब ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा S2 आ रहा है, और ये क्या मेरा S2 आ रहा है, दोनों पे कॉमन आयन लग चुका है, तो वो डैश डैश लगा देते हैं कॉमन आयन दिखाने के लिए बस। ठीक है, कॉमन आयन लग गया तो हम डैश डैश से दिखा देते हैं। तो अब देखो, अब मेरा टोटल Ag कितना हो गया पूरे सॉल्यूशन में, टोटल Ag हो गया S1 प्लस S2, मतलब क्योंकि अब दोनों की तरफ से है वो, ये तो देखेगा नहीं भाई कहाँ से आ रहा है वो, Ag प्लस से मतलब है AgCl से आ रहा है AgBr से कोई मतलब नहीं है, दोनों की शक्ल सेम ही होती है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन तो देखो Cl नेगेटिव S1 इसकी S2। तो अगर मुझे अब के एस पी का फॉर्मूला लगाना है तो मैं क्या करूंगा, एक इसके लिए के एस पी का लगाऊंगा, एक इसके लिए, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अगर हम मुझे Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया अंडर रूट के एस पी वन प्लस के एस पी टू। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब वो पूछ ले कि सोलिबिलिटी निकाल लो Ag प्लस की। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, Ag प्लस की मुझे पता है दोनों की ऐड होनी है, तो मैं क्या कर दूंगा अंडर रूट के एस पी वन प्लस के एस पी टू, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर बन गया S1 प्लस S12 निकालने का। ठीक है, S1 प्लस S2। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया। इससे फिर हम बाद में S2 निकाल सकते हैं, वो मेरी Br नेगेटिव की हो जाएगी, और Cl नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, वो S1 की हो जाएगी। S1 प्लस S2 तो मेरी Ag प्लस की है, जो मतलब मेरे दोनों में कॉमन थी। ठीक है, अब बात आ रही है जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो सोलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, ठीक है वो तो सिंपल सा होगा, तो इसका मैं तो फॉर्मूला याद करने को नहीं कहूँगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा दिख जाएगा। ठीक है, एक तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के केस में भी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमें बस फैक्टर्स देख रहे हैं अभी हम। एक हो जाता है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसमें सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और एक क्या हो जाता है कि हम सॉल्यूशन जिसके अंदर हम एसिडिक पीएच मेंटेन करके देख रहे हैं उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो बात आती है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे फॉर्मूला याद नहीं करने तुम्हें। देखो कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल है। क्या होता है, अगर मेरा जो KSP है, ठीक है KSP बड़ा आ जाए इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, मतलब अभी उसका पेट भरा नहीं है, वो और खा सकता है, क्योंकि अभी मेरा KSP है जो वो उसकी लिमिट है।
ठीक है। अभी मेरी इनकी वैल्यू KSP से कम है, मतलब कि अभी वो उसको भूख और है तो वो और खा सकता है, अनसैचुरेटेड है, मतलब हम उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक मेरा स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, मतलब वो आधा सोल्यूबल हो सकता है और आधा नहीं हो सकता, मतलब कि अधमरस है। ठीक है, तो उस केस में हम सोल्यूबिलिटी निकालने को कहते हैं। सोल्यूबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हम आयंस को तोड़ के एक्स एक्स बनाते थे तो यहाँ पर एक्स की जगह हम एस लिख देते हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये हमारा सॉलिड होता है तो हम इसकी जो कंसंट्रेशन होता है वो काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है सॉलिड की कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो इसलिए काउंट नहीं करते। तो मेरा KSP होता है, जैसे KW होता है ना, वैसे KSP होता है। ठीक है, KSP की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, Ag प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, और Ag प्लस की वैल्यू क्या होगी मेरी S, और Cl नेगेटिव की भी S, तो मेरा क्या बन गया S स्क्वायर। तो मेरा KSP का फॉर्मूला क्या बन जाता है S स्क्वायर। ये मेरा कब है, जब मेरे दोनों मोनो वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा क्या बन जाता, चलो क्वेश्चन में करवाऊंगा, अगर मेरा Mg2 प्लस हो जाएगा और SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर जैसे जैसे S की वैल्यू यहाँ डब ट्वाइस हो जाएगी तो यहाँ पर भी ट्वाइस हो जाएगी। वो मैं केस करवाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट उसी में कर लेंगे। ठीक है, बात आती है अगर हम कॉमन आयन यूज कर रहे हैं, कॉमन आयन के केस में क्या हो जाता है, हमारा KSP जो होता है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन बदल क्या जाता है हमारी सोलिबिलिटी की वैल्यू। तो देखो क्या हो जाता है, कॉमन आयन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, कॉमन आयन के केस में क्या होता है, मैंने एक मेरी रिएक्शन हो रही थी, अच्छा वाला टूट रहा था, मतलब NaCl ने आके उसको मरने भी अच्छे से नहीं दे रहा, मतलब अधमरा को भी और बुरा कर देता है उसका। कैसे कि उसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देता है, मतलब वो रिएक्शन फिर बैकवर्ड में जाने लग जाती है कॉमन आयन से। फिर उसके बाद अगर अब हमें न्यू सोलिबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, KSP/C। KSP तो मुझे गिवन होगा और C भी मुझे गिवन होगा। C क्या होता है, जो मैं बाहर से डाल रहा हूँ ना NaCl या कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसी कंसंट्रेशन, तो मेरे पास डायरेक्ट S की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखो तो बात ध्यान रखना, यहाँ पर थे हम, वापिस आ गया। प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट क्या है, अगर मेरा KSP बड़ा होगा KI, मतलब आयनिक प्रोडक्ट से जो हम निकाल रहे हैं, मतलब Ag प्लस और Cl नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन, अगर वो कम आ रही है तो अनसैचुरेटेड, अगर ज्यादा आ रही है मतलब हमने ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा खा लिया तो वो क्या हो गया, वो ऊपर उभर के आ गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली, देखो इसकी कैपेसिटी थी कि वो 10 रोटी खा सकता है। ठीक है, हमने बाहर से उसको 8 दिए। ठीक है, तो वो 2 और खा सकता है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन मैंने बाहर से उसको 12 दे दी, वो खा 10 सकता था, तो वो क्या हो जाएगा, 2 प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगी, मतलब वो ऊपर तैरेगी, क्योंकि उसके पेट में जगह नहीं है, वो यहाँ प्रेसिपिटेट मतलब वो नीचे बैठ जाएगा, सॉरी। ठीक है, वो नीचे बैठ जाता है, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, मतलब वो सोल्यूबल हो ही नहीं सकता, जब उसके पेट में ही जगह 10 की थी तो हमने 2 एक्स्ट्रा दे दी, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन होता है, जिसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी सोलिबिलिटी कम सबसे, वो क्या हो जाता है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो KSP की बना तीनों के, अगर मुझे अब तीनों की सोलिबिलिटी निकालनी है तो इसका सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, वो 10⁻⁻⁷, क्योंकि पता है KSP मेरा सोलिबिलिटी का स्क्वायर होता है इस केस में, तो S क्या हो जाएगा मेरा √KSP, तो इस केस में √10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻⁵, तो सबसे कम मेरी सोलिबिलिटी किसकी आ रही है, इसकी, तो मतलब सबसे पहले प्रेसिपिटेट भी मेरा क्या होगा, ये वाला होगा सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है बफर कैपेसिटी क्या होता है। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या OH नेगेटिव एडिड पर लीटर ऑफ बफर। ठीक है, बात ध्यान रखना, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, मतलब क्या हो गया, बफर कैपेसिटी क्या है कि मेरे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स इन H प्लस या OH ऐड हुए एक बफर में। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज, और उसके ऐड होने पे कितना पीएच में चेंज आया। ठीक है, उसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। मतलब क्या हो गया, मेरा एक बफर था, उसमें मैंने एसिड डाला, बफर कैपेसिटी मतलब उसको कितनी क्षमता है उसकी रेजिस्ट करने की पीएच को। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी क्या हो गया कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने ऐड हुए पर लीटर ऑफ बफर। ठीक है, H प्लस या OH नेगेटिव, और चेंज इन कितना पीएच में चेंज आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी मेरा क्या हो गया, डेल एस बाय डेल पीएच। ठीक है, उसका एक और फॉर्म होता है, ये बफर कैपेसिटी को हम इससे फाई से डिनोट करते हैं, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 2.303 S इंटू A अपॉन A प्लस S। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाले पार्ट को ध्यान रखना। अब देखो, अगर मेरा आ जाए कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि मैंने दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया, उसकी मुझे पीएच बतानी है, तो उसका एक मतलब एक तो तुम रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो, वो सिंपल है, वो सब कर सकते हो, वो एक ही बात पड़ती है। ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। एक होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे H+, वो क्या होता है खुद बताओ। अगर मैं कोई भी एसिड है उसके मैं क्या निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ H+, तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वो कितने H+ दे रहे हैं, और उसी को हम उसका एन फैक्टर बोलते हैं। ये तो तुम्हें इतना तो आइडिया होगा एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ H+ मेरे कितने हो गए, m इंटू वी इंटू एन फैक्टर। तो मेरा H+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, अगर मेरे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबका क्या कर दो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर प्लस मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, फिर जितने भी एसिड है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, जितने हमने टोटल वॉल्यूम ऐड किया है। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो मान लो मैंने एक HCl लिया, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml, एक मैंने क्या लिया H2SO4 0.1 मोलर 100 ml। अब मुझे पीएच निकालनी है, ठीक है, ये H+ की कंसंट्रेशन बतानी है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, M1V1 एन फैक्टर 1 और उसका समीशन। मतलब देखो सबसे पहले मैं इसके केस में करूँ अगर, तो M1V1 क्या बनेगा मेरा 0.1, ठीक है, क्या हो गया, देखो 0.1 इंटू 100, और HCl का मेरा एन फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 1, प्लस दूसरा एसिड लो, उसका कितना है 0.1 इंटू कितना 100 ml, और उसका एन फैक्टर क्या होता है तुम्हें पता ही है, इंटू 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 100 प्लस 100 200। ठीक है, अगर तुमने ऊपर भी मिलीलीटर में पुट किया वॉल्यूम तो नीचे भी मिलीलीटर में करो। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर सेम ही कट ही जाता है वो, तो मेरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऐसे आ जाएगी। तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, M1V1 N1 NF1 प्लस N2V2 NF2, ऐसे समीशन उसका डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का समीशन। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो रिएक्शन को चला के। ये क्या होगा, अगर सिंपल केस हो कि बस ऐड ही करना है तो तुम्हें रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस का जस्ट सिंपल सेम हो जाएगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, N1V1 NF1 प्लस M2V2 NF2 डैश डैश डैश, आगे समीशन डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बात आती है, अगर मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, उन दोनों को हमने मिक्स किया है, तो मेरा H+ की कंसंट्रेशन क्या आएगी। तो बात ध्यान रखना, जनरल केस में जो वो तुम्हें क्वेश्चन देता है, ठीक है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर क्या होता है, जो मेरा H+ वीक एसिड से आ रहा होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वो नेग्लेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, जनरली बता रहा हूँ मैं, तो मेरी जो H+ की कंसंट्रेशन होती है वो C2 के बराबर ही आ जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर मैं 0.1 मोलर क्या ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ, और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें H+ की कंसंट्रेशन अगर मैं फाइंड करूंगा तो इनडायरेक्टली मेरा ये क्या लगभग नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, मेरी सारी H+ की कंसंट्रेशन यही मानी जाएगी, मतलब ये ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना आंसर में। ठीक है, तो मैं ये विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली तुम्हारे ऐसे ही आते हैं, जिसके अंदर मेरा जो होता है इसकी बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल क्या है इधर देखो, मेरा क्या 0.1 मोलर एसिटिक एसिड गिवन है 100 ml और Ka गिवन है, और HCl 0.1 मोलर 100 ml। तो सबसे पहले तो अल्फा डैश निकालना पड़ेगा इसके केस में। तो अल्फा डैश का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था, कि A/C2। C2 मुझे क्या गिवन है, C2 मुझे क्या गिवन है, देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है। एक बात ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, तो मेरा देखो 0.1 मोलर HCl था, लेकिन अब मिलने के बाद क्या हो गया, वो 0.05 हो गया। ठीक है, तो मेरा C2 क्या हो गया 0.05, तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरा देखो आंसर कितना आ रहा है 0.0002, मतलब ये मेरी क्या आ रही है अल्फा डैश की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा अल्फा डैश की वैल्यू, तो तुम्हें साफ ही दिख रहा है वो C2 की वैल्यू से बहुत छोटा बन जाएगा ये वाला नंबर। तो मेरा H+ लगभग जो मेरा C2 से आ रहा था वही माना जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम उसको लगभग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की बात है तो भी वही बात हो जाएगी, मेरी OH नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है वही वाला ही लिया जाएगा, दूसरा लगभग नेग्लेक्ट अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अब बात आ रही है अगर दोनों हम स्ट्रॉन्ग ले लें तो उसके केस में कैसे करेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, देखो M1V1 NFA मतलब जो एसिड का, माइनस MbVb NFB,
मतलब जितने भी एसिड्स है उनका सबको ऐड कर दो, माइनस जितने भी बेस है उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मेरा पॉजिटिव आ गया H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब H+ ज्यादा थे। अगर 0 आ गई मतलब मेरी pH क्या हो गई, 7। तो ध्यान रखना, तुम्हारा H+ 0 आ जाए, तुम बोलो सर ये तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब शॉर्टकट है बस। अगर मेरा नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव तभी आएगा जब कि मेरे OH नेगेटिव ज्यादा थे, तो OH नेगेटिव ज्यादा थे, इसका मतलब क्या होगा, मेरी pH क्या होगी, मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। और मेरी जो भी कंसंट्रेशन आई है ना, वो H नेगेटिव की, H+ की नहीं आई, वो मेरी OH की आई है। ये शॉर्टकट है, तुम अगर जनरली करते हो रिएक्शन लिख के तो भी कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है बस, कि अगर H+ की कंसंट्रेशन मेरी आ रही है पॉजिटिव, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और वो मेरी H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अगर 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो चुकी है और मेरी pH 7 है। अगर मेरी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरी कंसंट्रेशन आई है वो OH नेगेटिव की आई है, क्योंकि ये तो पूरा ही खत्म हो चुका है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये छोटी वैल्यू है, एक बड़ी है, तो मतलब जो मेरी वैल्यू आई है वो OH नेगेटिव की आई। ठीक है, अब देखो, अगर अब मेरा एक केस आ जाए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, अब इस केस में क्या होगा, अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर लिया, वीक वीक कर लिया, तो अब ऐसे में केस में क्या होगा, ऐसे में तो वो बफर सॉल्यूशन ही बन जाएगा। तो इसमें तो ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे होते हैं। चैप्टर मतलब आयनिक का जो पार्ट था थ्योरी वाला, वो तो खत्म ही होगा, अब हमें उस पर क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट सोल्व करो, और तुमने आंसर देख ही लिया होगा वैसे, फिर भी एक बार कुछ सोल्व करके देखो और बताओ मुझे। ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन है Ag+ आयंस की, ठीक है, इसके में Ag2C2O4 में, और मुझे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब मुझे KSP निकालना है। KSP की वैल्यू क्या होगी मेरी, मैं बता रहा हूँ, KSP वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तुम यहाँ पर भी देखोगे, हम सबसे ज्यादा KSP पर ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर बता दो फटाफट। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, देखो सिंपल सा है, कैसे करना है देखो। मुझे क्या गिवन है, देखो सबसे पहले तो उसकी रिएक्शन लिख दो, मैंने रिएक्शन लिख दी। ठीक है, तो मेरी रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई मेरी रिएक्शन। अब उसने क्या बोला है, मेरी इसके अंदर Ag+ आयन की कंसंट्रेशन इतनी गिवन है। ठीक है, तो पहले तुम्हें मतलब नहीं है, तुम अपनी रिएक्शन लिखो। अगर ये मेरा, इसको तो छोड़ ही, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो ये मेरा 2s में टूटेगा और ये मेरा s में टूटेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी। तो मेरा KSP क्या होता है, मेरा KSP होता है दोनों आयंस की कंसंट्रेशन। मतलब क्या हो गया, ये मेरी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2s। ठीक है, ये कितनी हो गई, s, और यहाँ पर 2 है तो इसलिए इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 2s का स्क्वायर। ठीक है, 2s का स्क्वायर इंटू s। ठीक है, तो ये ध्यान है ना, KSP में जब भी हम तोड़ते हैं, मतलब नॉर्मल जो हम करते हैं, ये अगर मेरा 2s में टूटा और ये भी s में टूटा, उसके बाद जब हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे कुछ भी, तो हम जो उसके आगे पावर होती थी, उसको हम इसकी, जो उसके आगे उसका स्टोइकियोमेट्री होती थी, उसको हम उसकी पावर बना देते थे। तो यही होगा, देखो क्या बन गया, ये 4s3। अब देखो उन्होंने हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू, Ag+ आयन की। ठीक है, Ag+ आयन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अगर ये Ag+ आयन की वैल्यू गिवन है, मतलब ये 2s की गिवन है, तो अगर 2s की है तो मेरी s की कितनी हो जाएगी, हाफ, तो 2.2/2 हो जाएगी, तो 1.1 हो गया। तो बस अब मुझे s की वैल्यू मिल गई, तो s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मेरा क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁴ की पावर क्यूब, और मेरा KSP क्या आ जाएगा, आंसर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बच्चे क्या करते हैं, इसी को बस यूज कर देते हैं, इसी का क्यूब कर देते हैं। इसका नहीं करना, क्यूब किसका होना है, हमारा s का होना होता है, और s क्या मेरा, इसका हाफ होता है। ठीक है, 2s का क्यूब नहीं होता, वो s का क्यूब होता है हमारा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बता दो। अभी ये तो, ये वाला भी छोड़ो, ही कल करेंगे, अभी टाइम होगा। मैं इसी छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ पहले, वो बता देना। ये बता दो, चलो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। लुईस बेस इन चारों में से कौन सा है, जल्दी बता दो, इसमें टाइम ना लगाना,
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो जो ऊपर न्यूमेरिकल छोड़ा है वो कल करेंगे, टाइम हो गया, क्योंकि अभी छोटा क्वेश्चन करते हैं। कौन होगा इसमें? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? जो हमारा क्या करे, लोन पेयर को दे, ठीक है, वही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बताओ, जो मेरा बी एफ थ्री है, बी एफ थ्री तो हमें पता है क्या करता है, ठीक है, बी एफ थ्री मेरा क्या होता है, वो क्या होता है, बोरोन के ऊपर तो गरीबी होती है, ऊपर से फ्लोरीन और लगा होता है, तो बोरोन क्या होता है, क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से अपने पूरी तो कर लेता है, लेकिन वो डोनेट कभी नहीं करता। ठीक है, पी एफ थ्री देखो, पी एफ थ्री में क्या है, पी के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, इसमें भी लोन पेयर नहीं है, इसमें भी लोन पेयर नहीं है, तो ये ए और डी वाले किस क्या सोच के लुईस बेस को बता रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, एक और है एक ऐसा क्वेश्चन, वो बता दो मुझे, ये वाला बता दो, ये तो इजी से है। ठीक है, पीएच बता दो इस सॉल्यूशन की, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, देखो इक्वल वॉल्यूम हमने ऐड किया है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, तुम उससे भी कर सकते हो, और अगर तुम अपने तरीके से करते हो उससे भी कर सकते हो। M1V1 into n factor 1 of acid minus N2V2 into n factor of बेस, अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो उसकी हो जाएगी, वरना तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे तुम्हारा मन करे, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारा देखो, अगर इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है, तो मतलब दोनों की मान लो 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो ये मेरा कितना देगा, 0.1 मोलर देगा, ठीक है, ये मुझे 0.01 मोल्स देगा, ये मुझे 0.1 मोल्स देगा, तो नेट मेरे पास कितना बचेगा, 0.09, और मेरी वॉल्यूम क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ, तो मेरी ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.09/2, तो वो क्या हो जाएगा 0.045 मोलर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पी एच निकालना है, तो पहले पी ओ एच निकाल लो, पी ओ एच क्या आएगा 1.35, तो पी एच क्या आ जाएगा 12.6, 14 में से माइनस कर दो। ठीक है, बस इसमें ये कंसेप्ट समझना था। देखो ये तो सीधा था, तुम वैसे भी कर सकते थे बिना वो देखे, तुम्हें साफ ही दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था, वो तुमसे कभी कैलकुलेशन नहीं है, जो हमने नीचे कैलकुलेशन किया ना, बच्चे तो बैठ जाएंगे सर हम लोग कैसे निकाले, भाई ध्यान दो इधर, उसने तुमसे इन दोनों का मिक्सचर पूछा है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये बेसिक होगा, देखो ये एसिडिक पीएच दे रखी है, ये न्यूट्रल दे रखी है, ये भी एसिडिक दे रखी है, एक ही है जो बेसिक पीएच दे रखी है, तो आंसर अपने आप डी हो जाएगा, तुम्हें सोल्व भी नहीं करना था। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस और केमिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।